देखो बेटा, हम करने वाले हैं बच्चों स्टार्ट फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में समझ लो इस चीज को, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर को कैटेगराइज अगर किया जाए तो हम दो तरह से कैटेगराइज करेंगे। पहला पार्ट जो होगा वो होगा हमारा फोर्स, और दूसरा पार्ट जो होगा वो होगा हमारा लॉज ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, पहला पार्ट में क्या कह रहे हैं हम लोग कि भाई फोर्स जो होता है वो क्या होता है, फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं, फोर्स को हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, और दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे कि लॉज ऑफ मोशन के कितने लॉज हैं, तीन लॉज हैं, कहां कहां वो एप्लीकेबल हैं, कहां कहां पर वो एप्लीकेबल हैं, एंड इसी तरह से हम लोग आगे भी समझते जाएंगे। ठीक है, समझ गए। अब इसी बात को मेन हम लोग क्लियर करेंगे क्या, कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को किस तरह से आप समझ सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर है तो आसान, बट पता नहीं बच्चों को इनमें कंफ्यूजन होने लगता है कि इसमें कई तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन जाते हैं। मेन होता है कि लॉज ऑफ मोशन का यूज हम कहां कहां कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें बेटा, तो पहला फोर्स, बताओ भाई, फोर्स तो आपको पता है कि फोर्स क्या है, कोई भी एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट होता है जो या तो पुश फॉर्म में होगा या फिर किस में होगा, पुल फॉर्म में होगा, जिसका काम क्या होगा, या तो किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज कर सकता है, क्या चीज चेंज कर सकता है, शेप, साइज चेंज कर सकता है, या फिर स्टेट। अब ये स्टेट कौन कौन सी, रेस्ट, मोशन, या फिर यहां पर वो डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, और और ट्राइज और ट्राइज टू डू सो। बात समझ आई? यानी कि हम अगर सिंपल सा देखें तो ये क्या कहानी है, ये है हमारा फोर्स वो एक एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी भी पुश या फिर पुल की वजह से लग रहा है। दूसरा पॉइंट, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है, साइज को चेंज कर सकता है, या फिर उसके स्टेट को चेंज कर सकता है। स्टेट कौन सा, या फिर रेस्ट का स्टेट बोल दो या फिर मोशन का स्टेट बोल दो। ठीक है, या फिर अगर हम बात करें तो डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। इसके साथ ही साथ ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि हमेशा ये चेंज ही कर दे। जैसे एग्जांपल के लिए किसी दीवार में आप फोर्स लगाते रहो तो वो कभी मोशन में नहीं आने वाली। ठीक है, यानी कि वो चेंज करने की कोशिश तो कर रहा है बट एक्चुअली में चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि वो ट्राई तो कर रहा है बट वो एक्चुअली में चेंज नहीं हो रहा है। समझ गए? तो फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट होता है। अब अगर हम और बात करें बेटा, तो ये बात ध्यान रखना कि जो फोर्स है ना, वो बहुत तरह से आप कैटेगराइज कर सकते हो। जैसे कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बैलेंस फोर्सेस, अनबैलेंस फोर्सेस, बहुत तरह से पूछ सकते हो। बट सारे फोर्सेस को अगर हम यूनिफाई करें, एक ही कैटेगरी के अंदर लेके आए, तो टोटल हमारे पास चार तरह के फोर्सेस होते हैं। कितने होते हैं? चार तरह के फोर्सेस होते हैं। पहला जो फोर्स होता है वो होता है बेटा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स है जो चार्जेस के बीच में लग रहा होता है। जैसे एग्जांपल के लिए प्लस क्यू माइनस क्यू, दोनों के दोनों अट्रैक्ट करेंगे। प्लस प्लस चार्ज है तो दोनों के दोनों रिपेल करेंगे, माइनस माइनस चार्ज है तो दो रिपेल करेंगे। तो ये दोनों क्या है? हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में बात करेंगे हम। ऐसे ही अगर हम दूसरा फोर्स देखें तो दूसरा फोर्स होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तीसरा जो है, तीसरा जो होता है बेटा, तीसरा होता है अगर हम बताएं तो ये होता है हमारा कौन सा होगा? न्यूक्लियर फोर्स। तीसरा जो होता है वो होता है हमारा न्यूक्लियर फोर्स। इसी को हम यहां पर बोलते हैं, एक होगा हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक होता है हमारा
वीक न्यूक्लियर फोर्स। समझ गए? कोई भी फोर्स आप उठा के देख लो, इन चारों के अंडर में आएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको यह भी क्लियर होना चाहिए कि भाई बैलेंस्ड फोर्सेस का क्या मतलब होता है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस का क्या मतलब होता है। बैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं? ऐसे फोर्सेस जिनका नेट इफेक्ट जीरो हो जाए। एग्जांपल के लिए यहां 5 न्यूटन लगाया, यहां भी कितना लगाया 5 न्यूटन, नेट फोर्स कितना हो गया जीरो। तो ये कौन से फोर्सेस हो गए हमारे? बैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस पे क्या होगा? बॉडी वही रहेगी, इधर से लगा दिया 10 न्यूटन, इधर से लगा दिया 2 न्यूटन। क्या ये बैलेंस फोर्सेस कैटेगरी में आएंगे? नहीं आएंगे। दे आर नॉट बैलेंस फोर्सेस, ये क्या रहेंगे हमारे? अनबैलेंस फोर्सेस कहलाएंगे। ठीक है, समझ गए? ऐसे ही हम लोग और तरह पे, जैसे और एग्जांपल, कांटेक्ट फोर्सेस। कौन से फोर्सेस? कांटेक्ट फोर्सेस। क्या होते हैं कांटेक्ट फोर्सेस? ऐसे फोर्सेस जो फिजिकल कांटेक्ट में लगने के बाद आते हैं। एग्जांपल के लिए मस्कुलर फोर्स हो गया, है ना, मस्कुलर फोर्स हो गया, मस्कुलर फोर्स या फिर पुश हो गया, पुल हो गया, ये तभी लगेंगे जब हम किसी भी बॉडी के फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे। फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स कब लगता है? जब दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही होती हैं, कांटेक्ट में होती हैं, तभी लगता है। ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की, किसकी बात करें? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की। तो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस जो होते हैं वो होते हैं हमारे ऐसे फोर्सेस जो फोर्सेस बिना कांटेक्ट के लगते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। अगर मैग्नेटिक फोर्स की हम बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो फोर्स तब लगेगा जब हमारे बॉडी फिजिकल कांटेक्ट में नहीं होंगे। मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं। ठीक है, समझ गए? ऐसी बहुत तरह से आप कैटेगराइज कर सकते हो। तो ये फोर्स की पूरी कैटेगरी होती है। जब हमने फोर्स पढ़ लिया तो फोर्स पढ़ने के बाद आ जाता है हमारा इनर्शिया। क्या आता है? इनर्शिया। देखो, इनर्शिया, इनर्शिया का क्या मतलब होता है? इनर्शिया का मतलब होता है रजिस्ट टू चेंज। क्या होता है इसका मतलब? रजिस्ट टू चेंज, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चेंज को रजिस्ट करना। जैसे एग्जांपल के लिए कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो वो लॉन्ग टाइम तक मूव करते रहना चाहेगी, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। जिस डायरेक्शन में जा रही है वो उसी डायरेक्शन में मेंटेन करेगी, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया एक सिंपल समझा जाए तो एक ऐसी प्रॉपर्टी है बॉडी के अंदर जिसकी वजह से वो चेंज, किसी भी रजिस्ट चेंज को रजिस्ट करती है। एग्जांपल के लिए, ठीक है, रजिस्ट करती है, रजिस्ट टू चेंज। इनर्शिया मेनली देखा जाए तो वो मास की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? मास की वजह से। कोई एक बॉडी बहुत हैवी है, मास बहुत ज्यादा है, तो उसका इनर्शिया भी बहुत ज्यादा होगा। अगर कोई भी बॉडी का मास कम है तो उसका इनर्शिया भी कम होगा। समझ गए इस चीज को? ठीक है, अब यहीं पे और समझ लो, क्या इनर्शिया भी हो गया। इनर्शिया को हम कैटेगराइज करेंगे तीन तरह से। पहला होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या होगा? रेस्ट। दूसरा होगा इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरा होगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये तीन तरह का होता है। जैसे पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहता है कि कोई भी बॉडी जो है रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी। कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी। कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना किस लिए चाहे, किसकी वजह से चाह रही? बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करते रहना चाहेगी, बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन। कोई भी बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में रहेगी, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि सिंपली इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो जिस जगह पर है वैसे के वैसे ही रहना चाहती है। ठीक है, समझ गए? बताओ। हम्म हम्म
किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो आप, ये देखो ना। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज, आप रेस्ट में हो मोशन में हो, अभी रेस्ट में हो, किसके रिस्पेक्ट में? जगह के रिस्पेक्ट में। बट अर्थ के, वो सन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो, और मून के रिस्पेक्ट में देखा जाए तब भी, तो फिर रेस्ट, या मैं वही तो कह रहा था कि अब्सोल्यूट रेस्ट हो गया, अब्सोल्यूट मोशन हो गया, ये चीजें कभी पॉसिबल नहीं है। कोई भी चीज कभी भी रेस्ट में नहीं हो सकती, और कोई भी चीज कभी भी मोशन में नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के लिए, वी आर नॉट इन रेस्ट, वी आर इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ओनली। बट किसी दूसरे प्लेनेट के लिए, किसी दूसरे स्टार के लिए हम लोग किस में हैं? मोशन में। ऐसे ही जब हम मूव कर रहे हैं, जैसे सपोज दैट अ कार इज मूविंग, देन आप और कार एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, बट अर्थ के रिस्पेक्ट में आप दोनों लोग मूव कर रहे हो, है ना। बहुत जरूरी होता है रेफरेंस पॉइंट, हमेशा जरूरी होता है। रेफरेंस पॉइंट जब तक नहीं पता होगा, ओरिजिन हमें जब तक नहीं पता होगा, तब तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता ही नहीं सकते। और जब पोजीशन नहीं बता सकते, तो जब पोजीशन नहीं पता तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, कुछ नहीं पता लगेगा। ठीक है, समझ गए? चलो, इनर्शिया हो गया। ऐसे ही इनर्शिया के साथ साथ एक और क्वांटिटी होती है जिसे हम बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं इसे हम? मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे क्वांटिटी ऑफ मोशन पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? क्वांटिटी ऑफ मोशन पता चल पा रहा है। क्वांटिटी ऑफ मोशन पता चल पा रहा है। अब ये क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या होता है? ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है हमारा मास पे, और एक डिपेंड करता है हमारा वेलोसिटी पे। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। इसीलिए ऐसे बोला जाता है कि ये क्या है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। समझ गए? ठीक है, समझ गए? हो गया बेटा? समझ के कहानी को? तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि इनर्शिया क्या है, मोमेंटम क्या है, इनर्शिया के टाइप क्या होते हैं। ठीक है, इन सब को एक्सप्रेस करने के लिए न्यूटन ने टोटल 3 लॉज दिए। यानी कि मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए न्यूटन ने 3 लॉज दिए, जिनको बाद में लॉज ऑफ मोशन बोला गया। ठीक है, पहला लॉ, पहला लॉ था लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या था? लॉ ऑफ इनर्शिया। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें इनर्शिया के बारे में बात हो रही होगी। अब इनर्शिया क्या होता है बताओ? मैंने आपको बताया था कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, कोई भी बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगी। कोई भी बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगी। ठीक है, ठीक है, समझ गए? अब यहीं पे इसी को स्टेट करें तो ये कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अ बॉडी इन मोशन, अ बॉडी will remain in
इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन until or unless any external force does not act on it. ठीक है, until or unless any external force does not act on it. जब तक किसी भी बॉडी पे कोई बाहर का फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो बॉडी जिस भी स्टेट में है वो ऐसे की रहेगी। जैसे कोई भी बॉडी 10 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है तो वो 10 किलोमीटर पर आवर पे चलती रहेगी। कोई भी बॉडी अगर रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगाया जाए। ठीक है, दूसरा जो लॉ था बेटा वो है लॉ ऑफ मोमेंटम। क्या है? लॉ ऑफ मोमेंटम। ये लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अ बॉडी, द फोर्स एक्टिंग on a body is directly proportional to the force applied. ठीक है, देखो समझ लो, F is directly proportional to rate of change of momentum. Is directly proportional to rate of change of momentum. ठीक बेटा, देखो यानी कि चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम कितना चेंज होगा? फाइनल मोमेंटम mv, इनिशियल मोमेंटम mu अपॉन t। यानी कि F इज इक्वल टू m, कॉमन ले लो, कांस्टेंट आएगा k, अंदर क्या बचेगा? v माइनस यू अपॉन t। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स k की वैल्यू आ गई 1, यानी कि F बराबर k की वैल्यू 1 m, b माइनस यू अपॉन टी क्या होता है? a, यानी कि F बराबर कितना आ गया? ma। ओके, समझ गए? तो ये कहानी है हमारी किसकी? इसकी। क्लियर? कोई डाउट नहीं? चलो, थर्ड लॉ जो है हमारा, थर्ड लॉ जो होता है ये होता है हमारा लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, according to this law, every action has equal and opposite reaction। जहां भी एक्शन लगेगा तो उसके अपोजिट में रिएक्शन होगा ही होगा। अब तीनों लॉज के फटाफट से एग्जांपल समझते हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया। बताओ कुछ एग्जांपल बताओ, जहां पर कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, बताइए इनर्शिया की कुछ एग्जांपल। कार टेक अ शार्प टर्न, तो जो भी पर्सन होते हैं उनको एक साइड में फोर्स महसूस होता है। अगर यहीं पे और एग्जांपल दिया जाए कि एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है। आ, हाँ, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कोई ग्लास है, इस ग्लास के ऊपर हमने कार्डबोर्ड रखा, कार्डबोर्ड के ऊपर रख दिया कॉइन। अब जैसे ही कार्डबोर्ड को आप फोर्स लगाओगे तो कॉइन उसके साथ नहीं जाएगा, कॉइन कहाँ गिरेगा? उस ग्लास में ही गिर जाएगा। उसका रीजन यही है कि कॉइन रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। ठीक है,
यहीं पे अगर किसी भी मूविंग कार में सडनली ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं तो जो पैसेंजर्स होते हैं उनको आगे की तरफ को फोर्स महसूस होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। किसका? मोशन का। ऐसे ही जब कार शार्प टर्न लेती है तो हमें बाहर की तरफ को एक एक्सटर्नल फोर्स महसूस होता है, टू बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। समझ गए? किसकी वजह से? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। हो गया? समझ गए कहानी को? ठीक। अब दूसरा लॉ जो है, वो लॉ कौन सा है हमारा दूसरा लॉ बेटा? वो है लॉ ऑफ मोमेंटम। बताओ लॉ ऑफ मोमेंटम के कुछ एग्जांपल। लॉ ऑफ मोमेंटम कहता है कि अगर एक्सेलरेशन ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा। आपने अगर देखा हो तो जब भी कोई क्रिकेट प्लेयर बॉल पकड़ता है ना, तो वो एकदम हाथ रोकता नहीं, वो क्या करता है? पीछे की तरफ लाता है, जिससे कि थोड़ा सा मोमेंटम को ट्रांसफर होने में टाइम ज्यादा लग जाए। और जब वो टाइम ज्यादा लगेगा तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। यानी कि इंजरी भी नहीं होगी, और इंजरी के साथ साथ उसे कोई भी कैच पकड़ने में प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ऐसे कोई भी पर्सन, कोई भी एथलीट, कोई भी हाई जो लॉन्ग जंप या हाई जंप वाले होते हैं, वो या तो रेत के ढेर पे गिरते हैं या फिर उनको कुशन प्रोवाइड किया जाता है, बिकॉज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम ट्रांसफर में जितना ज्यादा टाइम लगेगा, फोर्स उतना ही कम लगेगा। यहीं पे कोई सॉलिड सरफेस पे कूद जाए तो पैर टूटेंगे ही टूटेंगे, पता ही है। क्योंकि मोमेंटम ट्रांसफर सडन होगा, टाइम की वैल्यू बहुत कम, फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। ऐसे ही एक्शन रिएक्शन के लॉ है। एक्शन रिएक्शन लॉ क्या कहता है? एक्शन रिएक्शन लॉ कहता है कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई हम एक्शन लगाएंगे तो उसमें क्या लगेगा? रिएक्शन लगेगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये बात हमें पता होनी चाहिए। रॉकेट प्रपल्शन है, रॉकेट की जो गैसेस होती हैं वो नीचे की तरफ एक्शन लगाती हैं, और ऊपर की तरफ क्या होता है? रॉकेट लिफ्ट ऑफ हो जाता है। ठीक है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसी के बिहाफ पर एक और कंडीशन आती है जिसे हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। है ना? ये क्या कहता है? ये कहता है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन वही मोमेंटम क्या होगा? आफ्टर कोलिजन। ठीक? समझ गया? यानी कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। इसके बिहाफ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं, बट वो सब सिलेबस में नहीं है। इतना सब कुछ है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है? अब एक दो क्वेश्चन कर लो, लिखो क्वेश्चन को। लिखो क्वेश्चन को। अ कार ऑफ मास 1000 kg क्या लिखा? 1000 kg changes its speed changes its speed from changes its speed from 30 meter per second 30 meter per second to 50 meter per second कितना लिखा? 50 मीटर पर सेकेंड in 10 seconds in 10 seconds
कैलकुलेट कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द कार। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द कार। कार पर कितना फोर्स लगेगा वो हमें बताना है। टू थाउजेंड सही है, बिल्कुल ठीक है। 50 - 30 कर दिया, उधर 10 से डिवाइड कर दिया और 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब एक नया क्वेश्चन लिखो, और वो क्वेश्चन क्या है, लिखो। अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, a force of 100 newton, a force of 100 newton changes the state of a body from rest into 20 meter per second, 20 meter per second, 20 meter per second, ठीक। 20 meter per second। Calculate how much time how much time will it take how much time will it take in doing so, how much time will it take in doing so। करो, कितना टाइम लगेगा, करिए क्वेश्चन को। हम्म। हो गया, कितना टाइम लगेगा ये निकालना है।
हो गया। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना दिया है बोलो? 100 न्यूटन। मास कितना है क्वेश्चन में? क्यों नहीं दिया है? तो देना पड़ेगा तभी तो हो पाएगा। 2 kg ले लो, क्वेश्चन में लिख लो। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 20। यू कितना है? 0/t। तो t बराबर 40/100। कितना आया? 0.4 सेकेंड इज द आंसर। क्यों? आप पूछ लेते कि सर मास नहीं दिया है, मेरे को पता था, मैंने सोचा था कि दे दिया मैंने। हम्म। तो हम नहीं निकलता, ऑब्वियस सी बात है। आपको दो क्वांटिटीज नहीं पता है, मास भी नहीं पता है और टाइम भी नहीं पता है। और दो क्वांटिटीज जब नहीं पता होती है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो हम नहीं निकाल सकते, है ना? तो नहीं निकल सकता। एक क्वेश्चन और कर लो, अच्छा बस। लिखो क्वेश्चन को। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ कार, to bring a car moving at 20 मीटर पर सेकेंड, नहीं ऐसा लो, मूविंग एट 36 किलोमीटर पर आवर, मूविंग एट 36 किलोमीटर पर आवर इनटू रेस्ट, इनटू रेस्ट इन 5 सेकेंड्स। मास दिया क्वेश्चन में? नहीं। इफ द मास ऑफ द कार इज, if the mass of the car is कितना है? 1000 kg। mass of the car is 1000 kg। mass of the car is 1000 kg। आंसर आ गया? बताओ। देखो अगेन वही चीज है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन की जगह v माइनस यू अपॉन टी। बट u जो है ना बेटा, वो कितना दिया है क्वेश्चन में? 36 किलोमीटर पर आवर। इसे कन्वर्ट करो तो 5/18 टू जा यानी कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। f बराबर मास इज 1000, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 10 अपॉन टाइम कितना हो गया? टाइम कितना है? 5 × 200 माइनस 2000 न्यूटन इज द आंसर। माइनस का मतलब ऑब्जेक्ट रिटार्डेशन में आ गया, रुक गया। वेलोसिटी क्या हो रही है इसकी? कम हो रही है। ठीक है, समझ गए? बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे।